साथियों, यदि आप चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर कार्ड पाना, तो आज को इस वीडियो में भाई आज के सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना कैसे है, आपको आज के इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाएं और पहले ही प्रश्न की शुरुआत करें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। साथियों, ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसका आंसर गेस करेंगे, क्योंकि सभी साथी जो है कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं और हर एक प्रश्न का आंसर भाई उसमें आप कॉपी में लिखिएगा। यदि सही होता है तो सही का मार्क, नहीं तो रॉन्ग का मार्क एकदम ईमानदारी से करना है। बाद में आपको वीडियो के अंत में बताना है कि मैंने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की बात कर लें। आप सभी साथी देख रहे होंगे जो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। साथियों, जब कभी पूछे कि कौन सा जो ग्रह है ये सूर्य के सबसे नजदीक है, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप ऑप्शन एक आप बुध बताते हैं, जो हमारा बुध ग्रह है, जो बुध ग्रह है भैया वो जो बिल्कुल हमारा जो सबसे करीब है किसके, सूर्य के। ठीक है, ऑप्शन ए फॉर एकदम इसका अच्छा सा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। 2 नंबर प्रश्न की कहेंगे सुपरफास्ट वीडियो में, सुपरफास्ट तरीके से आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सभी साथी देखते रहना, क्योंकि ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री और सामान्य जागरूकता, जीएस और संविधान अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हर भाई हर बहन जुड़े हैं तो ईमानदारी से जुड़े रहना, क्योंकि भाई ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग अपने कॉपी और कलम में लिखिए। इसका आंसर जल्दी से। ठीक है, कहना कि कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है। साथियों, जब कभी कहे कि भाई सौर मंडल का आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह कौन सा है, तो यदि आप ऑप्शन इसका क्या बताते हैं जल्दी से, क्या आपने बताया, गेस किया, जल्दी से आप बताइएगा। ठीक है, यदि आप ऑप्शन मतलब 2 का हमारा ऑप्शन सी मंगल बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जो हमारा मंगल ग्रह है इसको सौर मंडल का आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर आंसर होगा। कहो ना कि वीडियो में आपके अच्छी दम है, यानी कि अच्छा वीडियो आपका लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ना ही बृहस्पति होगा, ना ही शनि होगा, ना ही अरुण होगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन जाएगा सी के साथ जाएगा। मंगल ग्रह जो है जो सौर मंडल का सबसे आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह कहलाता है। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। बताइएगा ये प्रश्न कि भाई चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। साथियों, जब कभी पूछे कि चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी के आकार का कितना है, तो यदि आप ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन बी 1/1/4 भाग बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। साथियों, 1/4 भाग जो है ये पृथ्वी के आकार का चंद्रमा है। 1/4 भाग ऑप्शन बी फॉर बिल्कुल इसका क्लियर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन बात करेंगे। तो सभी साथी जाना मत, क्योंकि भाई हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में उतना स्कोर देता है जितना कि हर सब्जेक्ट देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। अभी मई यूपी ट्रिपल एससी पेट नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैंने कराया है। उसमें संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य जागरूकता यानी कि जीएस पोर्शन वाला और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी कराए हैं। उसमें जाइए आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें प्रश्न आपके हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों, जब आपके एग्जाम में कभी पूछ ले कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यदि आप ऑप्शन जो है 4 नंबर का बी यानी कि बुध ग्रह बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। जो हमारा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो बुध नहीं है साथियों, वो हमारा शुक्र ग्रह है। ये सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की जो है बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है और भोर और शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा, बाकी हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे चमकीला ग्रह है ये शुक्र ग्रह, इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है और सुबह और शाम का भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। 5 नंबर आपको इस साइड में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसका आंसर भाई बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपकी स्क्रीन पे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह कौन सा है। साथियों, जब पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आप बृहस्पति ग्रह बताते हैं तो बिल्कुल सही होंगे। साथियों, जो बृहस्पति ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और आपका स्कोर कितने में से कितना सही हो रहा है कि आप एक अच्छी दिशा की ओर जा रहे हैं, कि आप अच्छा स्कोर फतह कर पा रहे हैं, अपने कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि उसी में आपका स्कोर देखना है। मुझसे पहले आप उसका आंसर गेस करना और यदि सही होता है तो सही का मार्क, नहीं तो आप रॉन्ग का मार्क लगाकर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर भी आप लोग जल्दी से गेस करें कि माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय जो है ज्वालामुखी माना जाता है। जब कभी पूछे कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किसे माना जाता है तो माउंट एटना को जो है यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और वो निम्नलिखित में से किस देश में। साथियों, जब कभी पूछे कि निम्नलिखित में से वो देश कौन सा है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि भैया यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कहेंगे कि माउंट एटना जो है सबसे सक्रिय जो है ज्वालामुखी माना जाता है और ये किस देश में है। यदि आप ऑप्शन जो है 6 नंबर का हमारा डी इटली बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे।
यूरोप के भैया इटली देश, इटली में भैया ज्वालामुखी है जो सबसे सक्रिय माना जाता है। ऑप्शन डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दो बिना कहे और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे लग रहे होंगे मुझे उम्मीद है, और सभी साथी एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और बाकी इन प्रश्नों को जल्दी से आप यहां पर देखिएगा कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है तो आप क्या बताएंगे। आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही। यदि आप ऑप्शन भैया इसका ए सिस्मोग्राफ बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। जो सिस्मोग्राफ होता है ये भैया भूकंप को गति मापने में किया जाता है। बाकी सोनोग्राफ और ये सारे गलत होंगे। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा। और ए फॉर अच्छे से भाई वीडियो को देख करके इसका रिविजन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 4 से 5 दिन का टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम का। और यदि आप एग्जाम के कुछ घंटे पहले या फिर कुछ दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भाई बहुत लकी हैं। इस वीडियो को देख करके आप जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको इस वीडियो से, इस क्लास से आपको, और बाकी जो यूपीट ट्रिपल एससीपेट नाम से प्लेलिस्ट बनी है उस क्लास से आपको भाई बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अभी जो आगे 2 से 3 दिनों में वीडियो आएंगे उनको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ईमानदारी से। ठीक है, ए फॉर ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। चलिए क्योंकि ईमानदारी से किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि भाई ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होती। ठीक है, तो ईमानदारी में यदि आप बेईमानी दिखाते हैं तो आपसे बड़ा क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट जो है एल्ब्रस कहाँ स्थित है। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है, साथियों यदि आप कहते हैं कि मैं इतनी तेज पढ़ाता हूँ तो भाई तेज पढ़ाने का टाइम है आपको अभी वही टाइम पता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सुपर फास्ट वीडियो से, क्योंकि आपका बेसिक समझाने का टाइम नहीं बचा है यहाँ पर। अब आपको भाई थोड़ा सा फास्ट तरीके से लेकर फास्ट क्वेश्चनों का आंसर देखना है और जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिले। चलिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का जो आंसर बताइएगा कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन जो है यहाँ के जो ऑप्शन दिख रहे हैं जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, रूस या फिर, तो बताइएगा जो 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यदि हमारा बताते हैं साथियों, 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यदि सी बताते हैं रूस, तो बिल्कुल सही होगा। साथियों जो हमारा कह रहा है कि भैया एक माउंट एल्ब्रस जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कि माउंट जो एल्ब्रस है हमारा ये रूस में स्थित है। ऑप्शन सी फॉर इसका रूस होगा क्लियर आंसर। ऑप्शन सी फॉर क्लियर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। 9 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि मेक्सिको जो है, मेक्सिको की खाड़ी जो है किसके द्वारा अंटार्कटिक जो है महासागर से जुड़ी है। साथियों तो मेक्सिको की खाड़ी जो है किसके द्वारा अटलांटिक जो है महासागर से जुड़ी है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप इसका आंसर जो हमारा 9 नंबर का गेस करते हैं जल्दी से बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन भैया हमारा ये कहते हैं फ्लोरिडा जल संधि, तो आप बिल्कुल सही होंगे। यदि आप इसका आंसर ये गेस करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट से लेकर बेसिक से हैं, तो भाई दोनों यहाँ पर तीनों प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हार्ड, मॉडरेट और भाई हमारे इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई बिल्कुल परेशान मत होना है, सिर्फ फास्ट तरीके से वीडियो। मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन साथियों हम 10 नंबर प्रश्न की बात करें। 10 नंबर प्रश्न और कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। साथियों आंशिक या पूर्ण रूप से, साथियों आंशिक मतलब थोड़ा सा, या पूर्ण मतलब कि पूरा सा जो है रूप से सहारा जो है रेगिस्तान में कौन सा देश नहीं आता निम्नलिखित में से पूछा है। क्या अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है या फिर मिस्र है। तो बताइएगा इसका सही आंसर 10 नंबर का। यदि आप भैया नाइजीरिया बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। जो नाइजीरिया देश है ये ना ही आंशिक रूप से ना ही पूर्ण रूप से हमारा सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। सी फॉर इसका बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। नाइजीरिया जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप सी बताते हैं तो आपके साथ ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों
क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, बस सभी साथी देखेंगे कि भाई कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। साथियों ये प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा और आंसर भाई कमेंट में देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, तो कहाँ है भाई? यदि आप 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है हमारा सी यानी कि उज्बेकिस्तान बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। जो उज्बेकिस्तान जो है इसमें भाई कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों ने शायद पहली ही बार पढ़ा होगा, तो सी फॉर इसका आंसर ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों अगले पेज की बात करें, अगले पेज नंबर, तो यहाँ पर देखिएगा सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो हर भाई हर बहन हर शेर हर सेकंड से यही कहूंगा कि भाई वीडियो में ईमानदारी से बने हैं तो ईमानदारी से बने रहना, क्योंकि भाई एग्जाम के पास आपके एग्जाम के जो है आपके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्योंकि इसी में आपका अंतिम प्रहार आपके एग्जाम के ऊपर इस एग्जाम कुल कराएगा आपका भाई, इसमें सपोर्ट बहुत मिलेगा। ठीक है, इस एग्जाम कुल आपके लिए निरंतर जुटा हुआ है, तो आप अपना सा एक प्यारा सा लाइक करके हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिससे मुझे आपकी ओर से मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और अच्छे आपके लिए कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए यहाँ पर भाई 12 नंबर प्रश्न का रहा है कि इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। साथियों जब कभी पूछे कि भाई किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है, यदि आप ऑप्शन क्या बताते हैं, हमारा 12 नंबर का ऑप्शन यदि अफ्रीका बताते हैं तो बिल्कुल आप गलत होंगे। यदि यूरोप बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन बी फॉर बार बार वीडियो को देखो और बार बार वीडियो को अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। वैसे बार बार वीडियो देखने का कोई यहाँ पर टाइम भी नहीं है, बाकी एक ही बार यदि आप वीडियो को समझ जाते हैं तो आपसे अच्छा यहाँ पर कोई नहीं है, और अपने आप पर एक मोटिवेशन कीजिए कि मुझे एक ही बार में सारे क्वेश्चन आते थे या फिर अब आ गए हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस देश को भाई थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। साथियों थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप ऑप्शन 13 नंबर का श्रीलंका बताते हैं तो भी गलत होंगे, नेपाल बताते हैं तब भी गलत होंगे, यदि ऑप्शन सी भूटान बताते हैं तो बिल्कुल गलत सही होंगे, यानी कि सी फॉर एकदम क्लियर आंसर होगा। और जो थंडर ड्रैगन है ये भैया किस भूमि के नाम से, भूटान की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस देश को भैया थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, तो भूटान को भैया थंडर जो है ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक भारत का क्या है पड़ोसी जो है देश है। चलिए आप सभी जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। साथियों जब कभी साथियों क्षेत्रफल के स्थान से पूछे तो आप क्या बताएंगे? दूसरा, चौथा, सातवां। तो भैया आप सातवां बताते हैं। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा सातवां स्थान है भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो है पहला स्थान जो हमारा है ये सातवां स्थान है भाई भारत का, और पहला स्थान जो हमारा ये फर्स्ट जो स्थान है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई वो है रशिया, यानी कि रूस का जो है पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो सातवां स्थान है पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 15 की बात कर लें। 15 नंबर प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर जल्दी से बताइएगा, गेस कीजिएगा का आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वातावरण का महत्तम भाग है। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि कौन सी गैस जो है वातावरण का महत्तम भाग है, जब कभी पूछे कि वातावरण का महत्तम भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? आप यदि नाइट्रोजन बताते हैं कि वातावरण का जो महत्तम भाग है वो नाइट्रोजन गैस है, ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर आंसर होगा। कहो ना सी फॉर, कहो ना कि आपके भाई वीडियो मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है साथियों, देखिएगा कि भाई वायु का लगभग कितना प्रतिशत जो है भाग ऑक्सीजन है। साथियों वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है, तो आप क्या बताएंगे? इसका रेशियो क्या है हमारा, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। यदि आप साथियों हमारा जो है 16 नंबर प्रश्न का 1:1 रेशियो 1:5 बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। एक के साथ यदि जाते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। जो वायु का लगभग जो है ये 1:5 जो है भाग ऑक्सीजन, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन ए फॉर अच्छे से इसका आंसर जाएगा हमारा 1:1. चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 17 की बात कर लें। 17 नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है। जब कभी इस तरह के प्रश्न पूछे कि भाई किस संकेंद्रित जैविक खाद में भाई फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है या फिर सबसे अधिक होती है, तो आप क्या बताएंगे? ये आप 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी पक्षी गुआनो बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। जो पक्षी गुआनो है उसमें संकेंद्रित जैविक खाद में भाई फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि बी फॉर इसका बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें जो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी रेडियो बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। साथियों चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात कर लें
कह रहा है कि भैया पर्यावरणीय खेती यानी कि इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे। जो पर्यावरणीय खेती यानी कि इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप अगले पेज में जाइएगा और बताइएगा कि भाई इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो आप यदि ऑप्शन डी जैविक खेती बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। इको फार्मिंग को भाई जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी फॉर। दिल से सब्सक्राइब कर दो और दिल से लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा है मोटिवेशन रहता है। ठीक है, तो मोटिवेट करने के लिए मुझे अपना एक लाइक कर दें, थम्स अप भेज सकते हैं। और बाकी 20 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 20 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए भाई प्रयुक्त किया जाता है साथियों। जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसमें भाई प्रयुक्त किया जाता है, क्या किया जाता है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। 20 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी, 20 नंबर का ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड जो है बिल्कुल सही होगा। भाई कृत्रिम वर्षा जो है हमारी सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। ऑप्शन सी फॉर। कहो ना कि वीडियो अच्छी है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 21 की बात कर लें। 21 नंबर कह रहा है कि निम्न गैसों में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है साथियों। जब कभी पूछे कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है तो क्या बताएंगे। यदि 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों आप क्या बताते हैं। ऑप्शन यदि भैया क्या बताते हैं CH4 यानी कि मीथेन जो है हमारी है, ये भैया हमारी जो है ग्रीन हाउस गैस है। वहीं पर NO2 नाइट्रस ऑक्साइड ये भी भाई हमारी है। O2 भाई ये भी हमारी है। लेकिन भैया हमारी CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी जो है ये हमारी साथियों क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए फाइव इसका अच्छा सा आंसर हमारा जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चनों की, जो आपके एग्जाम में ये भी एक अच्छा सा मार्क दिलाता है, एक अच्छा सा स्कोर कार्ड आपको दिलाता है। चलिए तो इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही किए एक बार कमेंट में इसका आंसर फेंक के मारिएगा। बाकी यहाँ पर अगले प्रश्न की आप जो है एक अच्छा सा स्कोर कार्ड तैयार करने के लिए इसको फिर से आप गेस करेंगे क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न आपके सामने, सबसे अच्छा प्रश्न आपके सामने रहा कि मोहनजोदड़ो का यानी कि मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है साथियों। जब कभी पूछे कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, यदि आप ऑप्शन एक यानी कि पहले का माउंट ऑफ द डेड जो है हमारा ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ऑप्शन बी फॉर इसका बिल्कुल अच्छा सा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें 2 नंबर की। बिना रुके और बिना थके आपको इस वीडियो को कवर कराएंगे। तो आप देख सकते हैं भाई हमारा जो 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा जो है कथन सत्य है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन पहला ही बताते हैं हमारा कि सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो आप बिल्कुल सही होंगे। पहला ही प्रश्न यदि आप आंसर बताते हैं इसका तो बिल्कुल सही होंगे, यानी कि ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम बात कर लें 3, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 कह रहा है, इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर जल्दी से बताइए हमसे पहले। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी कि लोथल की खुदाई की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जो कि लोथल की खुदाई की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन 3 नंबर का हमारा CSR राव बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। हमारा 3 नंबर का ऑप्शन जाएगा वो सी के साथ जाएगा, सी इसका क्लियर आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं साथियों। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, तो आप क्या बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा ब्रह्मांड बताते हैं, तो आप बिल्कुल सही होंगे। जो ब्रह्मांड जो है ब्राह्मण जो है हमारे भाई वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। ऑप्शन बी फॉर इसका बिल्कुल आंसर होगा। बी फॉर जो है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे कि ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन बी फॉर ब्राह्मण। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। मैंने हर वीडियो में लगभग बताता हूं कि भाई सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद आप सभी जानते हैं। यथर्वेद जो अर्थवेद जो है, अर्थवेद को भैया हम सभी वशीकरण जादू टोना जड़ी बूटियों संबंधित हम अथर्ववेद को जानते हैं। बाकी सामवेद को हम भारतीय संगीत का जो है मूल वेद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 6 की बात कर लें। 6 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइएगा इसका उत्तर कि बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश भाई जो बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो है देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, कहाँ रखी थी, जल्दी से बताइएगा। जो हमारे 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यदि आप ऑप्शन डी सारनाथ बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, लेकिन यहाँ पर पहला धर्म उपदेश पूछा है तो भाई सारनाथ लगाना आंख मूंद कर, बाकी आगे आपको कुछ भी दिया है समझ में नहीं आता। तो यदि आप यहाँ पर बिल्कुल होते हैं तो आप क्वेश्चन वही लगाना जिसपे आपको जो है संदेह हो। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। 7 नंबर प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि जिसको कहते हैं त्रिरत्न, जिसमें से हमारा कौन सा समास है त्रिरत्न में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे कि द्विगु समास जो है ये त्रिरत्न में है, यानी कि 3 रत्न जो है हमारे ये द्विगु समास में आते हैं। बाकी और जो है उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। साथियों, जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ये वे क्या है साथियों, वे क्या है? तो जल्दी से बताइए। यदि 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी भाई सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 8 की बात कर लें। 8 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? साथियों, बोध गया जो है एक जो है महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो आप बताइएगा कि बोध गया जो है ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? तो आप यदि बताते हैं ऑप्शन ए फॉर हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बताइएगा। जो बोध गया है वो एक में से तीर्थ केंद्र क्यों है? तो बताइएगा जल्दी से हमारा आंसर जो किसके साथ जाएगा, जल्दी से साथियों। तो यदि आप ऑप्शन बी बताते हैं हमारा कि भाई जो है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्त किया था इसलिए भैया उसको बौद्ध केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी फॉर बौद्ध केंद्र, इसका बी से बिल्कुल इसका आंसर क्लियर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। 9 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? साथियों, जब ज्ञान प्राप्त कर ली गौतम बुद्ध ने तो उनको किस रूप से जाना जाने लगा? क्या जिन? तो जिन भाई बिल्कुल नहीं होगा। जिन महावीर प्रसाद को जाना, जो महावीर जो है स्वामी महावीर थे उनको भैया जिन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो हमारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना लगा तो आप क्या बताएंगे? 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों हमारा बुद्ध बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। भगवान बुद्ध के नाम से गौतम बुद्ध को भाई गौतम को जो है जाना जाने लगा बुद्ध के नाम से। आप सभी जानते होंगे, आंख मूंद कर यदि लगाएं तो बिल्कुल सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? साथियों, जो बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है तो आप बताइएगा कि भैया वहाँ पर भाई हमारे ज्ञान प्राप्ति जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने वहाँ पर भाई ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, इसलिए भाई वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पर आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कांटेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। 11 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि वैदिक देवता इंद्र जो है किसके देवता हैं तो आप क्या बताइएगा? यदि आप ऑप्शन 11 नंबर का सी यानी कि वर्षा व चक्रवात के तो बिल्कुल सही होगा। साथियों, जो वैदिक देवता हैं ये इंद्र के, ये वैदिक देवता इंद्र जो है ये वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। ऑप्शन 11 का इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी फॉर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 12 की बात कर लें। 12 नंबर कह रहा है कि त्रिपिटक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साथियों, जो हमारा त्रिपिटक है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप बताइएगा। हमारा जो 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो बौद्धों से तो बिल्कुल सही होगा। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही होगा। जो हमारा त्रिपिटक है ये बौद्धों से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 13 की बात कर लें। 13 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और बताइए तो यहाँ पर कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। कुशीनगर जो है ये बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने वहां पर क्या हुआ था भाई? गौतम बुद्ध भाई यदि 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों 13 का डी बताते हैं। यहाँ भाई उन्होंने परिनिर्वाण ले लिया था। परिनिर्वाण यानी कि मर गए थे वहाँ पर कुशीनगर में। जो गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहा लिया तो कुशीनगर में लिया तो ये वहाँ पर उनकी जो है मर गए, उनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। तो इसलिए भैया वहाँ पर ऑप्शन बौद्धों कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑप्शन डी फॉर इसका बिल्कुल आंसर होगा। डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दो और दिल से लाइक कर दो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपसे दिल से बोल रहा हूँ तो आपका दायित्व है कि आप भी दिल से एक बार लाइक कर दें
देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से आने वाली वीडियो मिलती रहे। बाकी आपको क्या लगता है आप समझ सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम की बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख जो है कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है साथियों। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख जो है कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। यदि आप 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों हमारा डी 13वें बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा भैया। जो सम्राट अशोक का जो है शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है तो 13वें। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी 5 इसका क्लियर आंसर होगा साथियों। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात कर लें। कह रहा है साथियों कि अशोक के कौन से शिलालेख जो है में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया साथियों। तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे किया गया था। ठीक है, तो आप यदि 15 नंबर ऑप्शन का हमारा जो क्लियर आंसर बताते हैं तो आप क्या बताएंगे सारनाथ, साहिबाजगढ़ी या फिर धौली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए यदि 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप सभी साहिबाजगढ़ी बताते हैं, जिसमें भाई आपका क्या नहीं किया गया था। प्रश्न को दोबारा से पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर टाइम नहीं, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता बार बार उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करके। ठीक है, चलिए भाई अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी साथियों। जो अशोक के आक्रमण के दौरान जो है कलिंग की राजधानी क्या थी, तो आप जल्दी से बताइएगा। उस समय जो कलिंग की राजधानी थी वो तोसाली थी। ऑप्शन डी फॉर इसका दिल से जो है इसका आंसर होगा। अशोक के आक्रमण के दौरान जो है कलिंग की राजधानी तोसाली थी। ऑप्शन डी फॉर दिल से कॉमेंट कर दो एक बार की वीडियो बहुत अच्छी है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 17 की बात कर लें। 17 नंबर कह रहा है कि भाई मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से साथियों पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है जल्दी बताइए। जो मौर्य जो है अर्थव्यवस्था है ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो आप 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है कृषि अर्थव्यवस्था बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो मौर्य अर्थव्यवस्था है ये मुख्य रूप से कृषि जो है अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए फर्स्ट का अच्छा सा आंसर हो जाएगा बिना कुछ कहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। 18 नंबर आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे साथियों। धनवंतरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। धनवंतरी ये क्या थे, वैद्य थे। ठीक है, धनवंतरी एक क्या थे, वैद्य थे, यानी कि ऑप्शन सी फॉर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे यहाँ पर, यानी कि वैद्य थे। ठीक है, चिकित्सक थे, तो ऑप्शन सी फॉर बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। धनवंतरी क्या थे, चिकित्सक थे यानी कि वैद्य थे। और ये भैया प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप यहाँ तक वीडियो को देखते हैं तो तहे से शुक्रिया। अभी आपको मात्र भैया 7 से 8 मिनट वीडियो और वॉच करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में और अच्छा स्कोर जो है फतेह हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों, कह रहा है कि जो है कह रहा है कि मालविकाग्निमित्रम जो है पुस्तक किसने लिखी साथियों। तो आप क्या कहेंगे यदि 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी कालिदास बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। ज्यादातर में भैया उनके यहाँ पर माँ होता है, तो भैया कालिदास बिल्कुल, जैसे रघुवंशम है, बहुत सी ऐसी इनकी रचनाएं हैं साथियों जिन्होंने पुस्तक लिखी मालविकाग्निमित्रम, ये पुस्तक कालिदास ने लिखी। ऑप्शन डी फॉर बिल्कुल आंसर होगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 की बात करें साथियों, कह रहा है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया साथियों। 5 इंडीज को जो है अपने नियंत्रण में लिया, उनमें से 5 इंडीज था साथियों। 5 इंडीज था, क्या था, तो जल्दी से बताइए साथियों। यदि 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी भैया बताते हैं कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो आप बिल्कुल सही होंगे हर्षवर्धन। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो आप क्या कहेंगे भैया। 12 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा तो कहेंगे ग्रीन हाउस गैस जो होती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, मैंने भाई आपको बताया मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 यानी कि। ठीक है, तो भाई इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो भाई ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ऑप्शन 20 का क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। भाई कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, भाई ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो 13 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो ऑप्शन सी नायलॉन जो है भाई ये वनस्पति रेशा का जो है भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो यानी कि नायलॉन इसका करेक्ट आंसर होगा सी के साथ। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बात देखिएगा आप लोग भी। तो पेनिसिलिन जिससे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो भाई वो क्या है। ठीक है, जो पेनिसिलिन है जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो भाई वो क्या है। ठीक है, तो बताइएगा 14 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा भैया कवक इसका सही आंसर होगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर ये भी प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल समझ कर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस
का प्रयोग भाई फसलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे भाई 15 नंबर का ऑप्शन बी एथिलीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एथिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो क्या है बताइएगा। इस ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं आपके, देख सकते हैं, ये देखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, कौन कौन सा नाम है बताइए एक बार। 16 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा किसके साथ जाएगा, तो भैया कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बिल्कुल गलत है भाई। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 बिल्कुल गलत है भाई। ये जो है, और भाई ये किसका है, तो सोडियम क्लोराइड भाई ये भी बिल्कुल गलत है भाई। तो भाई हमारा जो इसका आंसर जाएगा ये भाई, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भाई CaOCl2 भाई ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। और बाकी ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें 17 की, और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार कि भाई 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। भाई 18 कैरेट सोने में जो है खरे सोने का प्रतिशत क्या है, तो आप बताइएगा कितना प्रतिशत खरा सोना है। ठीक है, तो खरा सोना कितना प्रतिशत होता है, तो बताइएगा आप। 17 नंबर प्रश्न की ऑप्शन की बात करें तो आप कहेंगे भाई 75% जो है खरे सोने का प्रतिशत है। बाकी जो है, जो आप समझ सकते हैं, जो बाकी का बचा हुआ है भाई वो खरा नहीं, उसमें मिलावटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कैरेट की बात कर रहा चाहती हूँ यहाँ पर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, और 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। कौन सी गैस एक हरित गृह गैस नहीं है, तो आप क्या कहेंगे भाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नाइट्रोजन जो है ये एक हरित गैस नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। तो इसका भाई आप कमेंट में बताएंगे आंसर, बाकी ऑप्शन दिया नहीं तो मैं क्या ही कर सकते हैं। कह रहा है भाई कि निम्न में इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। तो आप कहेंगे भाई देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ सबसे पहले, तो आप क्या कहेंगे भाई। 40 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा, वो भैया ऑप्शन में गुजरात। गुजरात में भैया सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर देवनागरी लिपि हिंदी जो किस लिपि में लिखी गई, देवनागरी लिपि में लिखी गई। ठीक है, तो पूछा यहाँ पर कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। ठीक है, तो यहाँ पूछा देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो आप क्या कहेंगे भाई। 41 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा, कहेंगे भाई अक्षरात्मक जो है एक देवनागरी लिपि जो है एक अक्षरात्मक जो है लिपि है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नंबर बात करें 42 की, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार कि देवनागरी, यहाँ पर ये देखिए, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था। तो भैया 42 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा किसके साथ जाएगा, एक बार कमेंट में बताइएगा साथियों। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो क्या होगा बताइएगा एक बार। तो भैया सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन है, सुंदर दास ने भैया देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों को हमें पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के रूप में प्रयोग में सुझाव दिया था। तो साथ में क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार कि हिंदी भाषा, कह रहा है कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। तो भाई हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान, कह रहा है कि भारतीय संविधान किस भाग में राज्य भाषा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। तो भाई आप ये क्वेश्चन एक प्रकार के GS का भी है, एक प्रकार का हिंदी का भी है। ठीक है, दोनों प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो GS में या फिर दोनों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 46 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वही भाग 17। भाग 17 में भैया जो है राजभाषा का प्रावधान है भारतीय संविधान के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो भाई कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है। तो आप क्या कहेंगे भैया। आप कहेंगे साथियों कि भैया जो हमारा 348 है, अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में जो प्रयुक्त भाषा में संबंध में उल्लेख है। तो ऑप्शन जो हमारा डी के साथ इसका क्लियर आंसर होगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर बात करें, कह रहा है 48 नंबर प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। जब भैया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषा कितनी शामिल है, तो आप बताइएगा। तो आप क्या कहेंगे भैया, 22 भाषाएं जो है शामिल हैं भारतीय 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात करें साथियों अगले की ओर, तो कह रहा है कि ये देखिए, ठीक है, 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न संविधान की 8वीं अनुसूची निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो भाई संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो आप क्या कहें भाई, 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन सी इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जितने में मैंने क्वेश्चन कराए। यदि आपको PDF चाहिए तो भाई आप कॉन्टेक्ट कर लेना नीचे दिए हुए नंबर पे। एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र
₹45 जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर ₹45 जो लिए जा रहे हैं, ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है, जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज ₹45 है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के ₹45 आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए, बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे, क्योंकि आपके एग्जाम के पास मात्र 8 से 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, जल्दी से जाएँ और जल्दी से वो PDF खरीद लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।